नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RJ31 स्टडी हब पर। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में गोहिल वंश पढ़ा था, तो नेक्स्ट पढ़ते हुए आज हम मारवाड़ का राठौड़ वंश एवं इस वंश के प्रतापी शासक पढ़ेंगे। तो मैं कंटिन्यू करता हुआ बढ़ता हूँ। जिस प्रकार दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में गोहिलों का शासन मेवाड़ और बागड़ प्रांत में स्थापित हुआ, उसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भागों में राठौड़ों के राज्य भी स्थापित हुए थे। दोस्तों, आप ये ध्यान रखना, जो हमारा ये राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है, इस राजस्थान के जो उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग जो है, इस भाग में राठौड़ वंश जो स्थापित है। हम नेक्स्ट बात करते हैं। राठौड़ की उत्पत्ति का विषय विवादास्पद है। विभिन्न ताम्रपत्रों, शिलालेखों, प्राचीन पुस्तकों में राठौड़ वंश की उत्पत्ति को लेकर भिन्न भिन्न मत प्रतिपादित किए गए। कुछ विद्वानों की मान्यता है कि राठौड़ हिरण्यकश्यप की संतान है। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा जाए कि राठौड़ वंश जो है ये किसकी संतान है, तो हिरण्यकश्यप की संतान है। जोधपुर राज्य की ख्यात में इन्हें राजा विश्वभूतमान के पुत्र राजा वृहदवल से पैदा होना लिखा हुआ है। दोस्तों, एक ये भी तथ्य सामने आता है कि जोधपुर का जो ख्यात है उसमें राजा विश्वभूतमान के एक पुत्र था वृहदवल, उससे पैदा होना माना गया। उसके बाद दयालदास ने इन्हें सूर्यवंशी माना और इन्हें ब्राह्मण भल्लराव की संतान बताया। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा जाए कि दयालदास के अनुसार राठौड़ वंश जो थे किसके पुत्र थे, भल्लराव के संतान माना गया, जो एक ब्राह्मण था। इसीलिए ये दयालदास जी जो थे राठौड़ों को सूर्यवंशी भी मानते थे। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, तो कर्नल जेम्स टोड के ने राठौड़ों की वंशावली के आधार पर इन्हें सूर्यवंशी माना। तो दोस्तों, दो तथ्य आपके सामने आते हैं कि दयालदास ने भी सूर्यवंशी माना और कर्नल जेम्स टोड ने भी राठौड़ की जो वंशावली है उनको सूर्यवंशी माना। ये आप थोड़ा सा, इस प्रकार राठौड़ की उत्पत्ति संबंधित मत एक राय नहीं है, किंतु सभी विद्वान इन्हें दक्षिणी भारत के राष्ट्रकूटों से अवश्य संबंधित मानते हैं। इनमें जोधपुर, बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन कहाँ के राठौड़ जो प्रसिद्ध हैं, तो जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़ अधिक प्रसिद्ध है। जो बीकानेर के राठौड़ हैं वे जोधपुर के ही एक शाखा मानी जाती है, क्योंकि जोधपुर का एक जो शासक का पुत्र था राव बिक्का, उसने बीकानेर में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। उसके बाद जोधपुर के राठौड़ों का मूल पुरुष जो आदि पुरुष सिंहा था। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो जोधपुर के राठौड़ हैं उनका मूल पुरुष कौन है, तो सिंहा को माना गया। ये आप ध्यान में रखना, जिसे कन्नौज के गहड़वाल जयचंद का वंशज माना जाता है। सिंहा केवल मारवाड़ के एक छोटे से भाग पाली व उत्तर पश्चिमी भाग में अपना राज्य स्थापित करता है। सिंहा ने मारवाड़ में राठौड़ राज्य की स्थापना तो कर दी, मगर उसे व्यवस्थित नहीं कर पाया। तो आगे बढ़ते हैं। रावचूड़ा कौन आता है? रावचूड़ा 1394 से लेकर 1423 ईस्वी तक शासन करता है। अपने साहस व कूटनीति से रावचूड़ा ने मंडोर पर अधिकार किया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले मंडोर पर अधिकार, राठौड़ वंश का वह शासक जिसने मंडोर पर अधिकार किया तो वह रावचूड़ा था। इसने मंडोर को राठौड़ों की राजधानी बनाया। मंडोर पर अधिकार के बाद इसे आसपास के छोटे खाटू, डीडवाना, सांबर, अजमेर, नाडोल आदि पर अधिकार कर लिया और पुंगल के भाटियों द्वारा वह धोखे से 1423 ईस्वी में मारा गया। तो दोस्तों, आपसे ये पूछा जा सकता है कि मंडोर को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? ये बनाने वाला था रावचूड़ा। रावचूड़ा की हत्या किसने की? पुंगल के भाटियों ने की थी। कब? 1423 ईस्वी में। और जो रावचूड़ा था, इसकी पत्नी चांद कंवर ने चांद बावड़ी जोधपुर का निर्माण करवाया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि चांद बावड़ी कहाँ पे है, तो जोधपुर में किसने ने बनवाई? चांद कंवर ने। और किसकी पत्नी थी? रावचूड़ा की पत्नी थी। अब नेक्स्ट बात करें राव रणमल की। किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं राव रणमल। राव रणमल जो था 1427 से लेकर 1438 ईस्वी में शासन करता है। रणमल अपने छोटे भाई कान्हा को मारवाड़ का शासक बनाए जाने से नाराज होकर मेवाड़ चला गया।
इसने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह राणा लाखा से कर दिया था और यह विवाह रणमल ने इसी शर्त पर किया कि हंसाबाई का पुत्र ही लाखा का उत्तराधिकारी होगा और अपने भांजे मोकल के मेवाड़ महाराणा बनने पर मेवाड़ प्रशासन में रणमल का प्रभाव बढ़ गया। रणमल की 1438 ईस्वी में उसकी प्रेमिका भारमली से शोक से मेवाड़ी सामंतों का द्वारा हत्या कर दी गई। दोस्तों ये थोड़ी कहानी जो है गोहिल वंश हमने पढ़ी थी, ये अजीब सी कहानी है क्योंकि रणमल की एक बहन थी हंसाबाई, हंसाबाई का विवाह लाखा से कर दिया जाता है। उसका पुत्र था वह राव चुंडा जो था वह भीष्म पिता के रूप में अगर हम शपथ लेता है, तो इसका एक पुत्र होता है मोक्कल और मोक्कल को ये उत्तराधिकारी बनाया जाता है, इसीलिए इसका प्रभाव जो है मेवाड़ पर ज़्यादा हो जाता है। तो मोक्कल का पुत्र था कुंभा, कुंभा के कहने पर भारमली ने इसे जहर दे दिया था, उसकी हत्या हो गई थी। कब हुई थी? 1438 ईस्वी में। ये थोड़ा आप ध्यान में रखना। हम नेक्स्ट बात करते हैं राव जोधा की। तो राव जोधा 1438 से लेकर 1489 ईस्वी में शासन करता है। इस राव जोधा मारवाड़ के राव रणमल का पुत्र था। 1438 ईस्वी में चित्तौड़ में रणमल की हत्या होने के बाद उसने जंगलों में रहकर अपनी शक्ति का संगठित कर दिया। 1453 ईस्वी में वह मंडोर जीतने में सफल रहा। उसने मेवाड़ से सुलह करने के लिए अपनी पुत्री का वह मेवाड़ी राजकुमार रायमल से कर दिया गया था। दोस्तों जब रणमल की हत्या कर दी गई तो जब राव जोधा जो था वो राव जोधा को मारना चाहता था, लेकिन ये हंसाबाई के पास चला जाता है। हंसाबाई के तहत राव जोधा वह जो कुंभा था इनके बीच आवल बावल की संधि होती है, ये ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जब उसने 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर बसाया, तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जोधपुर नगर किसने बसाया? तो राव जोधा ने। कब? 1459 ईस्वी में बसाया था। उसे अपनी राजधानी बनाया। राव जोधा ने नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियाटूक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनवाया। ये दोस्तों आप ध्यान रखना कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो राव जोधा ने। किस पहाड़ी पर? तो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर करवाया था। ये आप ध्यान में रखना, ये परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है। राव जोधा ने दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी को एक सेना को परास्त करके प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा द्वारा राव जोधा को जोधपुर का प्रथम प्रतापी शासक मानते हैं। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार जोधपुर का प्रतापी शासक कौन था? तो राव जोधा माना जाता है। नेक्स्ट हम बात करें राव मालदेव की बात करें तो 1531 से लेकर 1562 ईस्वी तक शासन करता है। राव मालदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। यद्यपि खानवा के युद्ध में समय मारवाड़ का शासक इसका पिता राव गंगा था। तो ये दोस्तों आप ये ध्यान रखना कि खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ का शासक कौन था? राव गंगा। और राव गंगा के कहने पर ये कहाँ पर आता है? तो मालदेव जो है खानवा के युद्ध में राणा सांगा की मदद करने के लिए आता है। उसने मतलब राव मालदेव ने 1532 ईस्वी में बहादुर शाह के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान राणा विक्रमादित्य की सहायता की थी। ये इंपॉर्टेंट है कि जब गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने आक्रमण किया। कब किया? 1532 ईस्वी में किया था। तो तब विक्रमादित्य की सहायता किसने की? तो राव मालदेव ने की थी। ये ध्यान में रखना। 1536 ईस्वी में राव मालदेव ने जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेवी से विवाह किया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो राव मालदेव है इसकी पत्नी क्या नाम था? उमादेवी, जिसे हम इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाने जाते हैं। यह राव लूणकरण की पत्नी थी, जैसलमेर के राजा थे, जो इतिहास में रूठी रानी के नाम से भी जानी जाती है। इस घटना का ये कारण यह था कि मालदेव का ससुर व उमादेवी का पिता राव लूणकरण मालदेव की हत्या करवाना चाहता था। इसकी सूचना मालदेव की सास ने मालदेव को भिजवा दिया और इस घटना के बाद मालदेव ने व उमादेवी के संबंध बिगड़ गए। वह रूठकर अजमेर के तारागढ़ में रही। ये इंपॉर्टेंट है। तो उमादेवी रूठकर किस दुर्ग में रही थी? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में रही थी, जिसका पूर्ण निर्माण करवाया था पृथ्वीराज सिसोदिया ने, जो मेवाड़ का उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है और अपनी पत्नी के नाम पर तारागढ़ दुर्ग इसका नाम रखा था। इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। मालदेव ने मेवाड़ के वीरमदेव
और बीकानेर के राव जेसी पर आक्रमण कर कब आक्रमण किया? 1542 ईस्वी में किया, अपने राज्य पर अधिकार कर लिया। ये इंपॉर्टेंट है। तो मालदेव ने मेवाड़ के विरमदेव को और बीकानेर के राव जेसी को पर आक्रमण कब किया? तो 1542 ईस्वी में किया और अधिकार कर लिया। अब क्या हुआ कि जो राव विरमदेव था और राव जेसी, ये शेरशाह के सूरी जो था, क्योंकि दिल्ली का उस समय दिल्ली सल्तनत का जो बादशाह कौन था? शेरशाह सूरी था। सूरवंश का के अधीन था ये दिल्ली पहले, तो इसीलिए शेरशाह सूरी के शरण में ये दोनों चली जाती हैं। 1539 व 1540 ईस्वी में शेरशाह के हाथों पराजित होकर हुमायूं दर बदर भटक रहा था। तो मालदेव ने हुमायूं की सहायता का संदेश भेजा, क्योंकि मालदेव जानता था कि हुमायूं की पूर्ण राज्य के पश्चात शेरशाह का अगला शिकार स्वयं मालदेव ही होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हुमायूं को सहायता के लिए संदेश किसने भेजा? तो मारवाड़ का शासक राव मालदेव ने भेजा। ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब क्या हुआ कि 1543 ईस्वी में 44 ईस्वी में मालदेव को शेरशाह सूरी के आक्रमण का सामना करना पड़ा। शेरशाह की धृढ़ता ने मालदेव और उसके सेनापति के बीच अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे मालदेव ने मैदान छोड़कर भाग गया। मगर उसने सेनापति जेंता व कुंपा, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे ये पूछे कि जेंता व कुंपा किस शासक के सेनापति थे? तो ये दोनों राव मालदेव के सेनापति थे। जनवरी 1544 में, ये 5 जनवरी 1544 की बात है, जहाँ पर गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। तो ये आपसे पूछे गिरी सुमेल का युद्ध कब हुआ? तो 5 जनवरी 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल का युद्ध हुआ। शेरशाह से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुए। उसकी वीरता से प्रभावित होकर शेरशाह का कहना था कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी का ये कथन, एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, तो ये कौन से युद्ध के लिए कहा? तो गिरी सुमेल के लिए युद्ध कहा। ये कब हुआ? जनवरी 1544, मतलब 5 जनवरी 1544 में हुआ था। हम बात करें शेरशाह की मृत्यु हुई 1545 ईस्वी के बाद। मालदेव ने जोधपुर, पोखरण, फलोदी, बाड़मेर, कोटड़ा, जालौर और मेड़ता पर पुनः अधिकार कर लिया और 1562 ईस्वी में मालदेव की मृत्यु हो गई। तो दोस्तों हम नेक्स्ट बात करते हैं रावचंद्र सेन। रावचंद्र सेन 1562 में शासक बनता है और 1581 ईस्वी तक शासन रहता है। और राव चंद्रसेन के समकालीन दिल्ली का शासक होना अब अकबर के अधीन हो गया। तो राव मालदेव ने अपने सबसे बड़े पुत्र राम से अप्रसन्न होकर उसे राज्य से निर्वासित कर दिया गया और अपने दूसरी पुत्र उदय सिंह से भी मालदेव खुश नहीं था, अतः उसे ही अपना। अब क्या हुआ कि जो राव मालदेव था उसका पुत्र बड़ा राम था और इधर दूसरा पुत्र कौन था? उदय सिंह था। इन दोनों से खुश नहीं था। अब खुश नहीं था तो इसने तो दोनों को उत्तराधिकारी नहीं बनाया इसको लेकर, अतः चंद्रसेन जो था मालदीव का उत्तराधिकारी बना। तो आपसे ये पूछे तो मालदीव के बाद जोधपुर के जो राठौड़ थे उनकी उत्तराधिकारी कौन बना? तो रावचंद्र सेन मालदीव का उत्तराधिकारी बना, जो इसका तीसरा पुत्र था। चंद्रसेन को अपने दो बड़े भाइयों राम और उदय सिंह के विरुद्ध का सामना करना पड़ा और 1564 ईस्वी में राम में सहायता लेने अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने, अब क्या हुआ कि अकबर में शरण में चला गया तो अकबर ने क्या, एक उसका सेनापति था हुसैन कुली खां के नेतृत्व में एक सेना भेजकर जोधपुर पर अधिकार कर लिया। कब किया? 1564 ईस्वी में। ये आपसे पूछा जा सकता है कि अकबर ने जोधपुर पर अधिकार कब किया? 1564 ईस्वी में किया था। अब क्या हुआ कि 1570 ईस्वी अकबर ने नागौर दरबार के दौरान चंद्रसेन वीर जोधपुर प्राप्ति की आशा से नागौर पहुंचा। तो ये आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि अकबर ने नागौर दरबार कब लगवाया? 1570 ईस्वी में लगवाया था। कहाँ लगवाया? नागौर में लगवाया था। और इसमें यहीं पर क्या शुक्र तालाब का निर्माण करवाया था। ये भारमल के सहयोग से नागौर दरबार का निर्माण करवाया था। इसका उद्देश्य था अकाल राहत्यों कार्यों के लिए इसे निर्माण करवाया गया था, नागौर दरबार लगाया था। लेकिन ये वास्तविक नहीं था, वास्तविक था कि सभी राजाओं को अधीनता स्वीकार करवाना था। ये दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रखना। मगर अकबर को उसके भाइयों राम व उदय सिंह की ओर झुकाव देकर उसने नागौर छोड़ दिया और संघर्ष का रास्ता चुना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि वहाँ पर राम उदय पहले से गए हुए थे, तो अकबर जो पहले गए हुए थे उनके पक्ष लेगा।
तो चंद्रसेन जो था जोधपुर गया जरूर था, लेकिन वहाँ से वापस लौट गया था और इन्हें संघर्ष का रास्ता चुना था। इसीलिए राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है। अब क्या हुआ कि अकबर ने बीकानेर के राय सिंह को जोधपुर का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया गया कर चंद्रसेन को मारवाड़ की सहायता मिलने या इसे मार्ग को गुजरात से हानि पहुंचाने की संभावना समाप्त कर दिया था। तो आपको ये ध्यान रखना कि अकबर ने जोधपुर का अधिकारी किसे नियुक्त किया था, तो बीकानेर के राय सिंह को अधिकारी नियुक्त कर दिया था। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, आपसे पूछा जा सकता है कि वह बीकानेर का शासक कौन है, तो जोधपुर का अधिकारी नियुक्त हुआ था तो बीकानेर का राय सिंह था। आप थोड़ा ध्यान में रखना। अब क्या हुआ कि 1565 ईस्वी में जोधपुर को छोड़ने के बाद, क्या अब थोड़ा 1565 में जोधपुर को छोड़ने के बाद चंद्रसेन ने कुछ समय तो भादरजून में रहा, तो ये इंपॉर्टेंट रखा है, भादरजून में रहे थे। मुगलों की फौजों का मुकाबला किया, परंतु जब मुगल सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया तो वहाँ से हटकर उसने सिवाना से अपना मोर्चा बनाया। तो पहले भादरजून को मोर्चा बनाया, ये ध्यान रखना, उसके बाद सिवाना को से मोर्चा बनाया। सिवाना का गढ़ और पहाड़ियाँ भाग दुर्गम था, वहाँ जब चंद्रसेन का पता न लगा तो मुगल अधिकारियों ने उसके समर्थकों को समाप्त करने का प्रयत्न किया। तो रावल सुखराज, सुजा तथा देवीदास चंद्रसेन के साथी थे, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपसे ये पूछे कि राव चंद्रसेन के साथी कौन से, रावल सुखराज था, सुजा था, देवीदास चंद्रसेन के साथी थे। ये मुगल सेना ने इन्हें भी जगह जगह खूब खदेड़ा। इसके बाद चंद्रसेन के विरुद्ध सिवाना में मुगल शक्ति लगा दी गई, जिसके तंग आकर रामपुरा के पहाड़ों में चला गया, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिवाना से राव चंद्रसेन कहाँ चले जाते हैं, रामपुर के पहाड़ियों में। पहले भादरजून था, भादरजून से कहाँ सिवाना, सिवाना से रामपुर के पहाड़ियों में चले जाते हैं। यह जानकर मुगलों की छोटी सेना के लिए इतने विस्तृत पहाड़ी प्रदेश को घेरना कठिन था। बादशाह ने सेना में वृद्धि कर दी। फिर चंद्रसेन हाथ न्यास का सिवाना से लेकर निकलकर चंद्रसेन पिपलोद और वहाँ से निकलकर कणुजा चला गया, ये इंपॉर्टेंट है। फिर पहले भादरजून, फिर सिवाना, फिर रामपुर की पहाड़ियाँ, फिर पिपलोद, फिर कणुजा की पहाड़ियों में चले गए और आसपास लूट खसोट आरंभ कर दी। इस नीति से मारवाड़ के लोग अप्रसन्न हो गए। ऐसी स्थिति में उसने मारवाड़ छोड़कर सिरोही और फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा में शरण लेनी पड़ी। तो ये दोस्तों आप ध्यान रखना कि जब जो चंद्रसेन था वे पिपलोद गया, कणुजा गया, उसके बाद सिरोही गया, सिरोही को छोड़कर डूंगरपुर बांसवाड़ा की शरण लेनी पड़ी। फिर मुगल सेना ने उसका पीछा न छोड़ा। इस प्रकार निरंतर मुगलों से चंद्रसेन संघर्ष करता रहा और 1581 ईस्वी में मृत्यु तक जारी रखा। एक इतिहासकार हुए विश्वेश्वरनाथ रैयू ने चंद्रसेन की तुलना महाराणा प्रताप से की, जिसे उसी समान मुगल शक्ति का सामना करना पड़ा। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस इतिहासकार के अनुसार, मतलब विश्वेश्वरनाथ रैयू के अनुसार महाराणा प्रताप की तुलना किस मारवाड़ शासक से की गई, तो राव चंद्रसेन से की गई, ये इंपॉर्टेंट बात है। इसी कारण चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, इसीलिए इसे मारवाड़ का प्रताप किसे चंद्रसेन को कहते हैं। प्रताप का अग्रगामी किसे कहते हैं, वो भी राव चंद्रसेन को कहते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब नेक्स्ट करते हैं मोटा राजा उदय सिंह। तो मोटा राजा उदय सिंह जो था 1583 ईस्वी से लेकर 1595 ईस्वी तक शासन करता है, क्योंकि 1581 ईस्वी से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ को खालसा सीधे केंद्र के अधीन कर दिया गया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि मारवाड़ को खालसा कब से कब तक रहा, तो 1581 से 1583 ईस्वी के मध्य मारवाड़ खालसा घोषित कर दिया गया था। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और इसका अधिकारी नियुक्त कैसे किया गया था, तो ये देखना, बीकानेर का जो राय सिंह था उसे इसका अधिकारी नियुक्त किया गया था। 1583 ईस्वी में अकबर ने उदय सिंह को मुगल अधीनता में जोधपुर का शासक नियुक्त कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि उदय सिंह को कब बनाया शासक, 1583 ईस्वी में बनाया था। उदय सिंह ने 1587 ईस्वी में अपनी पुत्री जोधाबाई, ये इंपॉर्टेंट है, जो उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई, जिसे जगत गोसाई का कहा जाता है, इसे जहांगीर के साथ विवाह कर दिया। तो दोस्तों जो जगत गोसाई की उपाधि है ये दी गई जहांगीर के द्वारा दी गई थी। खुर्रम जहांगीर की इस पत्नी से उत्पन्न पुत्र था। इस विवाह के अवसर पर उदय सिंह को 1000 का मनसबदार बनाया गया था, ये आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम महाराजा जसवंत सिंह प्रथम। तो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम था 1638 ईस्वी से लेकर
1678 ईस्वी तक सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में होता है, बुरहानपुरा में होता है। अपने पिता गज सिंह के स्वर्गवास के समय जसवंत सिंह अपने विवाह हेतु बूंदी में था। अब इधर क्या हुआ, पिता गज सिंह स्वर्गवास गया, उसके में जसवंत सिंह कहाँ था, बूंदी में था। तो गज सिंह के मृत्यु का समाचार प्राप्त होते ही बादशाह शाहजहां के द्वारा उसे आगरा पहुंचने का निमंत्रण भी मिला। वहां पहुंचने पर शाही तौर पर उसे टीका दिया गया और खिल्लत, जड़ाऊ, जमदर आदि वस्तुओं से सम्मानित किया गया। इसी अवसर से उसे राजा का खिताब और 400 जात व सवार का मनसब प्रदान किया गया, जो कि उसी आयु उस समय 11 वर्ष थी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जसवंत सिंह को जब बनाया गया तो 11 वर्ष की आयु में ही शासक बन गया था। बादशाह ने आसोपा ठाकुर राज सिंह कुंपावत को 1000 जात व 400 सवार का मनसब देकर जोधपुर राज्य का मंत्री नियुक्त किया। तो आपसे पूछ सकते हैं कि जोधपुर का मंत्री किसे नियुक्त किया गया था, तो ये था राज सिंह कुंपावत को, और जो आसोपा का ठाकुर था इसे कितना 1000 जात व 400 सवार का मनसब दिया गया था। 1645 ईस्वी में आगरा का प्रबंध सौंपा गया और 1648 ईस्वी में कंधार अभियान पर भेजा गया। ये आपसे पूछा जा सकता है जसवंत सिंह प्रथम को आगरा का प्रबंध कब सौंपा गया, 1645 में, और कंधार का अभियान कब हुआ, 1648 में। किसके नेतृत्व में हुआ, जसवंत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। उत्तराधिकारी युद्ध 1657 से 58 ईस्वी में उसने औरंगजेब के विरुद्ध धर्मत के युद्ध में दारा का साथ दिया। तो आपसे ये पूछा जा सकता है मुगलों में उत्तराधिकारी युद्ध कब प्रारंभ हुआ, 1657 से लेकर 1658 ईस्वी में हुआ था। तो अब जसवंत सिंह प्रथम ने किसका साथ दिया, तो दारा का साथ दिया था। किस युद्ध में दिया, धर्मत के युद्ध में साथ दिया था। लेकिन कासिम खां के विश्वासघात के कारण दारा की पराजय हुई और जसवंत सिंह को जोधपुर लौटना पड़ा। जसवंत सिंह के जोधपुर पहुंचने पर उसकी उदयपुरी रानी ने किले के द्वार खोलने से इनकार कर दिया, क्योंकि कलवाया भेजा कि राजपूत या तो युद्ध में विजय लौटते हैं या मर मिटते हैं, तो महाराजा पराजय के बाद नहीं लौट सकते हैं। यह कहकर सती होने की तैयारी करने लगी। अंत में रानी की मां के समझाने से एवं जसवंत सिंह द्वारा पराजय का बदला लेने का वचन देने से दुर्ग का द्वार खोल दिए गई। इस कथा की सत्यता पर संदेह किया जा सकता है, किंतु इस कथा को श्यामल दास ने मान्यता दी है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि जो उदयपुर की एक बार ये हार कराते हैं, उदयपुरी रानी गेट बंद कर लेती है और अपनी सास के समझाने पर ये गेट खोल देती है, तो इसीलिए इस कथा को अन्य इतिहासकार तो नहीं मानते सत्य है, लेकिन श्यामल दास जी इन्हीं सत्य कथन मानते हैं। तो 5 जनवरी 1659 ईस्वी को खजुआ के मैदान में औरंगजेब और जसवंत सिंह के आपसी अविश्वास के कारण शाही डोर को लूटकर जोधपुर रवाना हो गया। ये इंपॉर्टेंट है आपसे कि औरंगजेब या जसवंत सिंह के मध्य किस मैदान में, तो खजुआ के मैदान में। कब, 5 जनवरी 1659 को। मनमुटाव होने पर उन्हें क्या क्या शाही डोर को लूटकर जोधपुर रवाना हुए। तो आपसे ये पूछ सकते हैं कि शाही डोर को किस मैदान में लूटा जसवंत सिंह ने, तो खजुआ के मैदान में 5 जनवरी 1659 ईस्वी को लूटा था। अब नेक्स्ट बात करें तो बाद में जय सिंह की मध्यस्थता से जसवंत सिंह और मुगल सम्राट औरंगजेब ने के बीच मनमुटाव कम हो गया। फलतः उसका मनसब पुनः बहाल कर 1659 ईस्वी में उसे गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। तो आपसे ये आप पूछ सकता है कि औरंगजेब ने जसवंत सिंह को कहाँ का सूबेदार नियुक्त किया, तो गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया था। कब, 1659 ईस्वी में। 1662 ईस्वी में जसवंत सिंह को मराठों के विरुद्ध साइसत खां के सहायता करने के लिए दक्षिण भेजा गया। तो ये इंपॉर्टेंट है कि मराठों की को जसवंत सिंह ने मराठों के विरुद्ध किसकी सहायता करने के लिए गया, सैयद खां की। और कब, 1662 ईस्वी में। परंतु वहाँ शिवाजी के विरुद्ध कोई खास सफलता तो नहीं मिली। 1673 ईस्वी में जसवंत सिंह को काबुल भेजा गया और बाद में उसे जमरूद में रहने का आदेश दिया गया और वहीं 28 नवंबर 1678 को उसकी मृत्यु हो गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जसवंत सिंह की मृत्यु कहाँ हुई, जमरूद में हुई थी। कब हुई, 28 नवंबर 1678 ईस्वी को मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट बात का आश्रय था उसके समय विद्वानों में सूरत मिश्र, नरस हरिदास, नवीन कवि, बनारसी दास आदि प्रसिद्ध हैं। मनोत नैणसी उसका मंत्री था। ये पूछा जा सके मनोत नैणसी किसके मंत्री थे,
तो वो महाराजा जसवंत सिंह प्रथम थे, उसके मंत्री थे। नैणसी ने नैणसी री ख्यात व मारवाड़ प्रगनारा विगत नामक ग्रंथों की रचना की थी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, मुणत नैणसी किसका मंत्री था? तो ये मंत्री जो था जसवंत सिंह प्रथम का मंत्री था। दोस्तों, आपको ये क्लास कैसी लगी? तो आप इस क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें और अपने अन्य दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।